हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। तो आपका केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स 2018 का क्वेश्चन पेपर मैं करवा रहा था, तो उसका एक पार्ट हो गया था। अब आज जो मैं कराऊंगा ये उसका पार्ट 2 है। 40 क्वेश्चन मैंने वहां पे कराए थे और बाकी के 40 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से चर्चा करूंगा। ये क्वेश्चन कराने के पीछे जो मुख्य बात है वह ये है कि आपको जो एक डर लग रहा है केवीएस पीजीटी हिंदी मीडियम में, है ना, एक मन में भ्रांति बैठी हुई है कि हिंदी मीडियम में केवीएस पीजीटी काफी कठिन है। तो आप देखिए इन क्वेश्चंस को, जब आप इन क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो इस बार जो आपका एग्जाम होना है वहां पे केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप बेहतर तैयारी करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप इसमें बड़े ही आसानी से 92 टू 95 क्वेश्चन तक अचीव कर पाएंगे। यानी कि आप 90 प्लस का स्कोर बड़े ही आराम से आप केवीएस में कर सकते हैं, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से आते हैं जैसे आपने अदर स्टेट के पीजीटी के क्वेश्चन देखे होंगे, यूपी पीजीटी के क्वेश्चन। तो लगभग वैसे ही यहाँ पे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और वहां पे आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कोर्स मिलेगा केवीएस पीजीटी का, जो कि शुरू हो रहा है 10 दिसंबर से। 10 दिसंबर से ये कोर्स शुरू हो रहा है और मैक्सिमम 3 मंथ में आपका ये जो सिलेबस है ये कंप्लीट करा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और साथ में आपको टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट जो मिलेंगे वो आपको यूनिट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और 5 टेस्ट आपको कंप्लीट मिलेंगे, जिस तरीके से आपका एग्जाम होगा इकोनॉमिक्स का पेपर। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। इस कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 1 साल है, यानी कि जिस दिन से आप इस कोर्स में एंट्री लेंगे, एडमिशन लेंगे, उसके अगले 1 साल तक आप इस कोर्स में पढ़ पाएंगे चीजों को। हालांकि आपका कोर्स जो है वो मैक्सिमम 3 महीने में पूरा करा दिया जाएगा। तो चलिए अब इस बात के साथ मैं आगे इस चर्चा को बढ़ाता हूं और आज के इस लेक्चर में मैं उन क्वेश्चन को कराता हूं जो कि बाकी रह गए थे आपके इस पेपर में। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं और आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कहां तक देखे थे, क्वेश्चन 40 तक, यानी कि 40 तक देख लिया था और 41 से आज से यहाँ पे करना है। 41 क्वेश्चन जो है आपका ये आईएमएफ से है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। और सवाल ये है कि आईएमएफ जो होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आपको पता है कि इसमें एक एसडीआर होता है, विशेष आहरण अधिकार, ठीक है ना, स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स। तो एसडीआर जो होता है, आप जानते हैं कि एसडीआर के माध्यम से क्या होता है कि इसमें लोन वगैरह दिए जाते हैं सदस्य देशों को। ठीक है, तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो दिया जाता है इसके माध्यम से क्या बोलेंगे, ऋण बोलेंगे, है ना, इसमें किस ब्याज दर पे दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर वो ये है कि यहाँ पे कोई भी ब्याज दर नहीं देनी होती है, ये शून्य ब्याज की दर पे उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है ना, ये शून्य ब्याज की दर पे उपलब्ध कराए जाते हैं। ये जितने भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये केवीएस के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी, ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी, उसके आधार पे मैं यहाँ पे करवा रहा हूं। तो एसडीआर जो होता है उस पे जो ब्याज की दर लगती है वो कोई भी ब्याज की दर नहीं लगती, यानी कि शून्य ब्याज की दर होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42, जो कि है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के ओलिगोपोली से रिलेटेड। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि संतुलन अस्थाई और अनिर्धारित किसके मॉडल में होता है। तो इसका राइट आंसर है एजवर्थ के मॉडल में। किसके मॉडल में? एजवर्थ के मॉडल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ओलिगोपोली में आपने पढ़ा होगा कुरोनो के मॉडल, ठीक है ना, कुरोनो के मॉडल, बर्टेंड के मॉडल, एजवर्थ के मॉडल, ये सभी आपने पढ़े होंगे वहां पे। तो एजवर्थ के मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे संतुलन जो होता है अस्थाई भी होता है और अनिर्धारित भी होता है।
अगला जो सवाल है ये आपका है पब्लिक फाइनेंस से, और आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि सामाजिक वस्तुओं में यानी कि जो सोशल गुड्स होती हैं, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, सार्वजनिक वस्तु बोल सकते हैं, तो इसकी कौन सी विशेषता होती है। हिंदी थोड़ा सा इसकी कठिन है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान से समझा दे रहा हूं कि जो सार्वजनिक वस्तु होती है, सार्वजनिक वस्तु की विशेषता ये होती है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है ना, और किसी को इसके उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इंग्लिश जो होता है नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल, इस तरीके से होता है। तो अबहिष्कृत और अस्पर्धी या प्रतिस्पर्धी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। और 44 क्वेश्चन जो है इसमें आपको बताना है, एक आधिकारिक प्रतियोगिता से संबंधित ये सवाल है, और पूछ रहा है कि एक आधिकारिक प्रतियोगिता की समानता शुद्ध प्रतियोगिता से इसलिए है क्योंकि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट पढ़ा होगा, वहां पे आपने सबसे पहले पढ़ा होगा पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। किसके बारे में, पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता के साथ साथ आपने एकाधिकार को पढ़ा होगा, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता के बाद एकाधिकार, और इसी के आगे आपने पढ़ा होगा एकाधिकारिक प्रतियोगिता। एकाधिकारिक प्रतियोगिता मतलब क्या, यहाँ पे थोड़े से लक्षण जो है एकाधिकार वाले मार्केट के भी मिलेंगे और प्रतियोगिता वाले मार्केट यानी पूर्ण प्रतियोगिता के भी लक्षण मिलेंगे, दोनों की मिली जुली स्थिति ये होती है। आपसे जो सवाल पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है और एकाधिकारिक प्रतियोगिता होती है, इन दोनों में आपस में समानता क्यों पाई जाती है, किस आधार पे पाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है प्रतिबंधित प्रवेश या तो कमजोर है या विद्यमान नहीं है। यानी कि इन दोनों में ही ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे फर्मों का प्रवेश जो है वो बिना किसी बाधा के है, ठीक है ना, यानी प्रवेश यहाँ पे बिल्कुल सुलभ है, कोई भी फर्म आ सकती है यहाँ पे इस प्रकार के मार्केट में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है आपका एफआरबीएम एक्ट से। एफआरबीएम एक्ट, इसके बारे में आप जानते ही हैं, किसी भी इकोनॉमी के लिए हमेशा सरदर्द बना हुआ होता है। तो जब एफआरबीएम एक्ट बनाया गया था तो वहां पे ये टारगेट किया गया था कि जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, ठीक है ना, राजकोषीय घाटा जो है ये कितना होना चाहिए, ये जीडीपी का मैक्सिमम 3% होना चाहिए, 3% ऑफ टोटल जीडीपी, टोटल जीडीपी। तो एफआरबीएम एक्ट का टारगेट यही बनाया गया था, और गवर्नमेंट यानी कि हमारा जो भारत देश है, अर्थव्यवस्था जो है लगातार जो है ये प्रयास कर रही है सरकार कि इसको 3% पे ले आया जाए। एक बार ऐसा हुआ भी कि इसके करीब तक पहुंचा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं इकोनॉमी में, जिसकी वजह से ये लगातार ऊपर उठा रहता है। अभी आजकल देखेंगे तो ये 6% के आसपास आपको मिलेगा बजट में जो टारगेट है, और फाइनली अभी देखिए जो जनवरी में आएगा इसका लेटेस्ट डेटा, तो उससे पता चलेगा कि एक्चुअल में ये कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक अधिनियम भारत की संसद ने किस वर्ष में पारित किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1951। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है पोषणीय विकास। पोषणीय विकास मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात, यहाँ पे एसडीजी की बात हो रही है। एसडीजी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको यूजीसी में भी पूछता है, इवन पेपर 1 पेपर 2 हर जगह पूछता है, मतलब ये हॉट टॉपिक है, आपको हर जगह पूछ लेता है। तो एसडीजी जो है, एसडीजी पहली बात तो ये सही है कि यूएनडीपी द्वारा निर्धारित किया गया है और इनको 2030 तक प्राप्त कर लेना है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे 17 उद्देश्य हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पे ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को पूछा है, एनके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 2016 में जन्मदर कहाँ पे सबसे अधिक रही थी। तो हालांकि इस सवाल का जवाब जो है बिहार है, ऑप्शन सी यानी कि बिहार है। लेकिन इसके लिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि एक आता है एसआरएस बुलेटिन। क्या आता है? एसआरएस बुलेटिन, ठीक है ना। इस पे मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके करंट इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जो एसआरएस बुलेटिन आता है, एसआरएस बुलेटिन में डाटा आते हैं इन्हीं सब चीजों के
कि किस राज्य में जन्मदर सर्वाधिक है, किस राज्य में मृत्यु दर सर्वाधिक है, क्या कहानी है, वो सारी कहानी आपको एसआरएस बुलेटिन में मिल जाती है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, इंडियन इकोनॉमी करंट डेटा वाली जो प्लेलिस्ट है, वहां पे आप इस वाले वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना, कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पे पहला क्या है कि राष्ट्रीय आय बढ़ने से आर्थिक कल्याण बढ़ता है, ये सही बात है, वही नेशनल इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमिक वेलफेयर आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय आय के वितरण में समानता लाने से भी आर्थिक कल्याण बढ़ता है। राष्ट्रीय आय का जो वितरण है, देखो प्रमुख देशों की समस्या ये भी देखी गई है कि जो राष्ट्रीय आय का वितरण है वो असमान है। कैसा है? असमान। तो अगर इस असमानता को दूर कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे समानता ले आई जाए, तो इससे आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बढ़ेगा। अगला है, राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का सूचक बन सकता है, ये भी सही बात है। अगर राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा रहेगी तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में आर्थिक कल्याण का स्तर अच्छा है। लेकिन ये बन सकता है, जरूरी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर देश में राष्ट्रीय आय तो मान लो बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन अगर देश में आय का वितरण असमान रहेगा तो ऐसे में फिर ये आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो सबसे जरूरी यह है कि इस असमानता को खत्म करना होगा या कम करना होगा। अगर ऐसा कर देते हैं तो राष्ट्रीय आय जो है वो आर्थिक कल्याण का सूचक जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय के वितरण में असमानता से आर्थिक कल्याण बढ़ता है, बिल्कुल गलत बात है। अगर यहाँ पे समानता की बात की जाती तब तो कल्याण बढ़ता, अगर असमानता की बात की जा रही है तो कल्याण बढ़ेगा नहीं, घटेगा। अगला सवाल है, एक सरकारी योजना आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना में कौन सी योजनाएं शामिल की गई हैं? तो देखो, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं इनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, इनसे अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उसमें देखो, एक तो शामिल किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को, और एक शामिल किया गया सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, यानी ऑप्शन ए और सी, इनको मिला के ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डिबेंचर के बारे में, 52 को देखिए कि डिबेंचर इसमें क्या सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे बी सही है। यह एक सुरक्षित वित्तीय संविदा है, और सी, इसकी परिपक्वता अवधि जो है वो सुनिश्चित होती है। और बाकी ये दो गलत हैं, वो सरकार द्वारा निर्गत और वास्तविक वापसी की दर स्थिर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये आपका पारित होता है 2013 में कांग्रेस की सरकार के समय। और कुछ पॉलिसीज कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी बनाई थी, जैसे कि मनरेगा को देख लीजिए। अब यही आप देख लीजिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो कि आपको अधिकार देता है कि आप भूखे नहीं रहेंगे, मतलब ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम इसीलिए बनाया गया। तो इसके अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी से लोगों को खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, और 54 में आपसे पूछ रहा है कि आवृत्ति बंटन में चर मूल्यों के निम्नलिखित में से किस भिन्नता का माप विकिरण यानी डिस्पर्सन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, माध्य विचलन, ठीक है ना, माध्य विचलन। आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन 55 को देखा जाए कि कीमत प्रभाव की आय व प्रतिस्थापन प्रभाव में लागत अंतर विधि दी गई है, ये किसने दिया था? तो इनके द्वारा दिया गया था, स्लटस्की के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 55, देशों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने का मुख्य कारण क्या है? तो देखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने का मुख्य कारण क्या है, मैंने ट्रेड की थ्योरी में कल आपको पढ़ाया था, और वहां पे मैंने चर्चा किया था कि आखिर व्यापार होता क्यों। तो इसका जो सबसे प्रमुख रीजन है यहाँ पे कि व्यापार करने वाले देशों में साधनों का असमान वितरण होता है, जो भी साधन वगैरह उसका असमान वितरण होता है, इस वजह से जो है व्यापार किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व व्यापार के विचार का समर्थन नहीं करता है? 57, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि साधनों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वस्तुओं से ज्यादा गतिशील होना। बाकी सारी चीजें चलेंगी भाई, निर्यात का आयात से ज्यादा होना भी चलेगा, आयात का निर्यात से ज्यादा हो जाए ये भी चलेगा, साधनों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वस्तुओं से कम गतिशील होना ये भी चलेगा, लेकिन जो ऑप्शन सी है ये नहीं चलेगा, यानी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये जो है ठीक नहीं है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना इस कमेटी के सुझाव पे दिया गया था?
नरसिंघम कमेटी के सुझाव पे ये दिया गया था। आगे बढ़ेंगे 59 को देखा जाए तो ये 1991 के आर्थिक सुधार के बारे में आपसे पूछ रहा है और इसमें स्टेटमेंट है कि 1991 के आर्थिक सुधार से कुल साधन उत्पादकता में वृद्धि व ऊंची आय समृद्धि दर प्राप्त हुई है। दूसरा क्या है, सुधार समयावधि में ऊंची सकल घरेलू उत्पाद का सुलभ, पूंजी को अधिक और श्रम को कम प्राप्त हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें देखो ए वाला ऑप्शन तो सही है लेकिन बी वाला गलत है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 को देखा जाए। चलिए देखते हैं कि 60 में आपसे क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है, चलिए ढूंढा जाए क्या सत्य नहीं है। स्वतंत्रता के समय टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल ओल्ड वाली थी, सही बात है। मानसून पे आवश्यक रूप से निर्भर थी, ये भी सही बात है, ठीक है ना। इसमें वांछनीय अवस्थापना की कमी थी। स्वतंत्रता से कुछ दशकों पहले इसमें वाइब्रेंट वृद्धि हुई थी, ये गलत है। बाकी ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी यहाँ पे कमी थी, तो ये तीन चीजें सही हैं, लेकिन ये जो बात की जा रही है वृद्धि की, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था, अब यहाँ पे आपको कुल मिला के राजकोषीय घाटा बताना है। तो अब यहाँ पे राजकोषीय घाटा, जो राजकोषीय घाटे का फार्मूला भी मैं थोड़ा सा आगे आपसे चर्चा करूंगा, और इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 25,000 करोड़। अभी इसका जो फार्मूला आएगा उस पर मैं इसको और अच्छे से आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है, यदि कीमत परिवर्तन के पश्चात वस्तु पे होने वाला व्यय परिवर्तित नहीं होता है तो मांग की लोच क्या होगी। ऐसे में मांग की लोच की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। दीर्घकाल में कुल लागत दीर्घकाल में स्थिर और दीर्घकाल में औसत लागत का जोड़ है। ये तो मेरे हिसाब से गलत हो रहा है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत वक्रों से उत्पन्न होती, बिल्कुल सही बात है। आपने पढ़ा होगा इनवलप कर्व के बारे में, ठीक है ना। आपने वहां पे क्या देखा, छोटे छोटे जो लागत वक्र थे वो सब मिलकर के दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को बना रहे थे। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी जो है ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजस चाइल्ड के अनुसार एक आधिकारिक शक्ति की मात्रा किस पे निर्भर करती है। ये माँ की कीमत लोच पे निर्भर करती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे। यहाँ पे आपको माध्यिका बताना है। माध्यिका बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको दिक्कत हो। इस क्रम को पूरा व्यवस्थित कर देंगे तो 29 यहाँ पे माध्यिका निकल के आएगी, क्योंकि ये विषम है। अगर ये सम होता तो इसमें एक बड़ा सा फार्मूला लगता। अगला है कि नीचे की ओर गिरते हुए मांग वक्र का प्रमुख कारण क्या होता है। ये आप तो जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के द्वारा ऐसा होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव के द्वारा। नेक्स्ट है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आकलन के लिए लेस्पेरे के सूत्र का प्रयोग होता है। और फिर दूसरा कथन है, विभिन्न मदों के जो भार होते हैं ये उन वस्तु की कीमतों पे, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है ये भी, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ क्या होता है। ये भी बहुत आसान और फैक्चुअल क्वेश्चन है। नाइट ने लाभ को बताया था कि अज्ञात जोखिम का पुरस्कार होता है। क्या, आगे बढ़ेंगे। अब देखो मैंने आपसे बोला राजकोषीय घाटे का यहाँ पे आपको सही वैल्यू, यहाँ पे फार्मूला सही सही बताना है। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है ये वाला ऑप्शन सी। अब एक जो आपका मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन था, इसी फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो उसका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, और पूछ रहा है कि कौन से कथन इसमें सही हैं। तो पानी की कुल उपयोगिता अधिक है, सही बात है। हीरे की सीमांत उपयोगिता अधिक है, दोनों सही बात है, यानी कि ऑप्शन सी अधिक है। इसी से रिलेटेड आपने पढ़ा होगा हीरा पानी विरोधाभास, आपने पढ़ा होगा ये टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हीरा जल विरोधाभास। तो लगभग वो यही, कुल मिला के ये जो आपका सवाल है वो यहीं से पूछा हुआ है, हीरा जल विरोधाभास से। यहाँ पे पानी की कुल उपयोगिता अधिक होती है, वहीं हीरे की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। यही वजह है कि हीरे का जो मूल्य होता है वो बहुत अधिक होता है, वहीं पानी का मूल्य जो है नगण्य या शून्य के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे लोग। 71 आपसे क्या पूछ रहा है। 71 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक सतत चर का उदाहरण है। सतत चर,
देखो सतत चर मतलब ये है कि शारीरिक तापक्रम बिल्कुल इसमें बढ़ोतरी घटोतरी होती रहती है। शारीरिक भार भी है, इसमें लगातार आप देखेंगे कॉन्टिन्यूअस जो है बात होती है। गेहूं की प्रति एकड़ उपज ये भी। लेकिन जो मुद्रा आपूर्ति है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सतत चर का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। 11 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात और सबसे अधिक लिंगानुपात। ठीक है। तो सबसे अधिक की बात अगर आप करेंगे तो केरला आपके माइंड में तुरंत आएगा, और सबसे कम की बात करेंगे हरियाणा आएगा। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाता है। 73 एक आपका कैपिटल मार्केट से सवाल पूछा हुआ है, तो 73 का जो राइट आंसर आपका है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पे अधिकृत पूंजी ये अधिक होती है विधानित पूंजी से, और उसके बाद ये फिर निर्गत पूंजी से। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे 74 को, और पूछ रहा है कि 1991 के संकट के निम्नलिखित में से क्या कारण नहीं है, क्या कारण नहीं है। तो ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कई ऑप्शन मिलजुल रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो केवीएस के द्वारा माना गया राइट आंसर वो बी वाला माना गया है। ठीक है, तो ये बी इसका राइट आंसर। अगला एक आपसे फार्मूला पूछा है, स्टैटिक से भी आपने देखा कई सवाल आपसे पूछ लिए गए। तो यहाँ पे पूछा कि x और y के n मानों के लिए सह विचरण का सही मान क्या होगा। ये ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 को देखेंगे, और ये पूछ रहा है कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल के अंतर्गत दीर्घकालीन औसत लागत रेखा की प्रकृति क्या होती है। इसका राइट आंसर है उत्पादन अक्ष के समानांतर होती है। 77 को देख लें कि 77 में आपसे क्या पूछ रहा है। 77 में आपसे पूछ रहा है कि मार्ग वक्र के स्थान परिवर्तन न होने का कारण क्या है। न होने का कारण यहाँ पे कीमत में परिवर्तन है, बाकी सारी चीजें होने का कारण है। ठीक है। अगला है उत्पादन संभावना वक्र निम्नलिखित में से किस पे आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है बी वाला, यानी कि प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का उत्पादन यहाँ पे होता है। फिर 79 क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बी और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन केवीएस ने जो राइट आंसर माना है वो बी वाले ऑप्शन को माना है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन निकटवर्ती मुद्रा नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं की बात कर रहा। तो आप देखेंगे जो बॉन्ड होते हैं और विनिमय बिल होते हैं, राजकोषीय बिल, इन सबको आप पैसे में बदल सकते हैं। लेकिन देखो जो पहले से ही पैसा हो उसको आप क्या बदलोगे, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका निकटवर्ती मुद्रा नहीं है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो केवीएस ने इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बताया है वो ऑप्शन सी बताया है। बॉन्ड के बारे में बताया है कि ये इसका मतलब कि यही इसका सही जवाब होगा, और इसको जो है निकटवर्ती मुद्रा नहीं माना गया। ये केवीएस 2018 का पेपर था। क्वेश्चन पेपर के साथ इसमें आपको आंसर की जो दी गई केवीएस के द्वारा वही सारी चीज है। अच्छा, ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक वगैरह दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम में मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके पीडीएफ को भी पढ़ पाएंगे। तो ये था वीडियो केवीएस पीजीटी 2018 का। अब केवीएस की सीरीज में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा केवीएस पीजीटी 2017 के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है ना, केवीएस पीजीटी 2017 के क्वेश्चन पेपर को नेक्स्ट में लेके आऊंगा, और कोशिश करूंगा कि उसको मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं। ठीक है ना। तो ये आज का ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप केवीएस पीजीटी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक रहेगा, मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करें और वहां पे जाके इस बैच में एंट्री ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, इतनी ही बात थी इस वीडियो में। मिलते हैं हम लोग लाइव शाम को 8 बजे।